पावर और इन्फ्लुएंस के खेल में अक्सर लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है पीछा करना। लेकिन क्या हो अगर सबसे शक्तिशाली चाल इंतजार करना हो? चलिए आज पावर के एक ऐसे ही नियम को समझते हैं जो पीछा करने से नहीं बल्कि अपनी तरफ खींचने से जुड़ा है और ये दिखाता है कि असली कंट्रोल कैसे हासिल किया जाता है। तो देखिए, असली बात यह है जब आप दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करते हैं तो खेल ही पलट जाता है। कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में आ जाता है। आप तय करते हैं कि खेल कहाँ होगा, आप तय करते हैं कि शर्तें क्या होंगी। सामने वाले की हर चाल आपकी चाल का एक रिएक्शन बनकर रह जाती है, जबकि आप शांत रहकर सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और यह सिर्फ कोई डिफेंसिव मूव नहीं है, बल्कि ये अटैक का सबसे स्मार्ट तरीका है। जब आप अपने विरोधी को अपनी सारी प्लानिंग छोड़कर आपके जाल में आने पर मजबूर करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सारी एनर्जी और उम्मीद खत्म हो जाती है। और जब वो थक कर, कंफ्यूज होकर आपके पास पहुंचते हैं, तब आप हमला करते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इतिहास ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है जहां इस एक नियम ने लड़ाई का रुख ही बदल दिया। आइए एक ऐसा ही केस देखते हैं। चलिए चलते हैं साल 1905 में। रूस और जापान के बीच जंग छिड़ी हुई है और कागज पर देखें तो ये लड़ाई एक तरफा लगती है। एक तरफ थी रूस की नौसेना, बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर। दूसरी तरफ जापान की नौसेना थी जो अभी अपने जहाज़ों को मॉडर्नाइज ही कर रही थी। मतलब अगर आमने सामने की लड़ाई होती तो जापान का जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन जापानी मार्शल तोगो हेहाचिरो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तोगो ने डायरेक्ट लड़ने के बजाय एक 4 स्टेप्स का साइकोलॉजिकल प्लान बनाया। स्टेप 1, उन्होंने रूस के नेवल पावर की झूठी तारीफों और अफवाहों को हवा दी। स्टेप 2, इन अफवाहों ने रूस के अहंकार के लिए चारे का काम किया और उन्हें हमला करने के लिए उकसाया। और इसके बाद का जो प्लान था वो तो और भी खतरनाक था। और यहीं पर प्लान का तीसरा और चौथा स्टेप शुरू हुआ। जापानियों ने सुएज कनाल का रास्ता बंद करवा दिया। इसकी वजह से रूसी बेड़े को अफ्रीका के चारों ओर से ये लंबा, थका देने वाला रास्ता लेना पड़ा। 9,500 किलोमीटर का एक्स्ट्रा सफर। और इस पूरी जर्नी के दौरान जापानी लोग अफवाहें फैलाकर उनका मनोबल और एनर्जी दोनों खत्म करते रहे। जब तक रूस का बेड़ा जापान पहुंचा, उसके सैनिक पूरी तरह से टूट चुके थे, थक चुके थे। दूसरी ओर जापानी नौसेना एकदम ताज़ा, तैयार और जोश से भरी हुई थी। नतीजा, एक तरफा तबाही। जापान ने अपनी शर्तों पर दुश्मन को अपने पास बुलाकर एक नामुमकिन सी लड़ाई जीत ली थी। चलिए अब एक और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल देखते हैं जहां इस नियम को फिजिकली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली इस्तेमाल किया गया। और ये कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की। तो कहानी कुछ ऐसी है। 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारने के बाद नेपोलियन को एल्बा द्वीप पर भेज दिया गया। सबको लगा कि चलो अब ये कहानी खत्म हुई। लेकिन 10 महीने के अंदर ही वो वहां से भाग निकला और वापस फ्रांस की सत्ता पर काबिज हो गया, सिर्फ वाटरलू में अपनी आखिरी और निर्णायक हार का सामना करने के लिए। हम सब ने नेपोलियन के इस डेयरिंग एस्केप की कहानी सुनी है। इसे हमेशा उसकी जीनियस और कभी हार ना मानने वाली स्पिरिट का सबूत माना जाता है। पर क्या सच में ऐसा ही था? असल में नेपोलियन भागा नहीं था, उसे भागने दिया गया था। उसका वो पूरा का पूरा पलायन एक बहुत बड़ी और कहीं ज्यादा खतरनाक स्कीम का हिस्सा था। इस पूरे खेल के पीछे जो दिमाग था वो था नेपोलियन के ही पूर्व विदेश मंत्री टैलेरैंड। और उसकी प्लानिंग बिल्कुल साफ थी। सबसे पहले चारा। उसने ऐसे लोग भेजे जो नेपोलियन के ईगो को और हवा दें, उसे बताएं कि पूरा फ्रांस उसकी वापसी का इंतजार कर रहा है। फिर रास्ता। उसने ब्रिटिश जहाज़ों को पैसे दिए ताकि वो नेपोलियन को आसानी से भागने दें। और आखिर में जाल। नेपोलियन को एक ऐसे कंगाल फ्रांस में वापस बुलाना जहां वो अपनी हार का इंतजार करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता था। वियना के एक डिप्लोमैट ने टैलीरैंड की स्ट्रैटेजी को कुछ ऐसे समझाया था। टैलीरैंड ने नेपोलियन को वापस आने दिया क्योंकि वो जानता था कि नेपोलियन इस कंगाल देश को संभाल नहीं पाएगा और अपनी सबसे कमजोर हालत में होगा। और हुआ भी बिल्कुल यही। यूरोप की शक्तियों ने हमला किया और वाटरलू में नेपोलियन हमेशा के लिए हार गया। टैलीरैंड ने उसे अपने पास बुलाकर ही उसे खत्म कर दिया। तो इन कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये हमें सिखाती हैं एग्रेसिव एक्शन और इफेक्टिव एक्शन के बीच का फर्क। कई लोग पावर को एक गुस्सैल बैल की तरह देखते हैं। आक्रामकता के दम पर सत्ता में आते तो हैं, पर उसे बनाए नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि वो इमोशंस में बहकर अपनी ही एनर्जी खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ इफेक्टिव एक्शन एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह है। धैर्यवान,
स्ट्रैटेजिक और हमेशा कंट्रोल में। ये अपनी भावनाओं पर काबू रखने और दुश्मन को रिएक्ट करने पर मजबूर करने के बारे में है, तब तक जब तक वो खुद थक ना जाए। तो इसे किया कैसे जाए? सबसे पहले अपने गुस्से पर काबू रखें। गुस्सा आपको भड़का सकता है, लेकिन यही गुस्सा आपके दुश्मन को भड़काने का एक बहुत पावरफुल टूल भी है। अगर सामने वाला होशियार है तो किसी आकर्षक चारे का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी बात, टेलीरेंट की तरह उन्हें आखिर तक ये यकीन दिलाएं कि वो जो भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उन्हें कभी महसूस नहीं होना चाहिए कि उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन पावर के हर नियम की तरह यहां भी एक बहुत जरूरी एक्सेप्शन है। हमेशा सिर्फ इंतजार नहीं किया जा सकता। अगर आपका दुश्मन पहले से ही कमजोर हालत में है तो इंतजार करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। इंतजार करने का मतलब है उसे रिकवर करने और मजबूत होने का मौका देना। ऐसी सिचुएशंस में तेजी से और अग्रेसिवली हमला करना ही सही फैसला है। आखिर में ये सब इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है। जब कोई बातचीत करता है, कंपीट करता है या बस अपनी जिंदगी जी रहा होता है, तो क्या वो दूसरों के प्लान पर रिएक्ट कर रहा है या फिर वो दूसरों को अपनी शर्तों पर अपने पास आने के लिए मजबूर कर रहा है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि पावर का असली खेल ये जानने में है कि कब हमला करना है और कब दुश्मन को अपनी चाल चलने के लिए लुभाना है।